हम्म, चलिए, करेंट को मैं आगे बढ़ा के चलता हूँ समसामयिकी, और जो भी आपको मैं बता देता हूँ, जो भी अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में छपते हैं, मैं उसी के हिसाब से करेंट बता रहा हूँ, और मैं उसका डिस्कशन भी करता जाऊँगा। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ अलग हट करके भी जानना है, तो वो सबको अभी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन हैं? तो ये टेड्रोस एडरेनाम गैब्रिएसस गैब्रिएसस। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख हैं टेड्रोस एडरेनाम गैब्रिएसस, ठीक है। उसके बाद से इसी में है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यालय, मैंने इसी इसी से संबंधित है मेरा दूसरा पॉइंट, इसलिए इसमें डबल है और इसमें सिंगल है एरो, ठीक है। तो इसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड है। ओके, अब थर्ड वाला भी जो आप देख रहे हैं, ये भी पहले पॉइंट का ही डिटेल्स है। तो इसमें आइए, टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रिएसस, ये कहाँ के हैं? ये इथोपिया के हैं, ठीक है। तो ये जो है हेड हैं, उसके बाद मैंने डायरेक्टर हैं, उसके बाद कौन है भाई? DG डायरेक्टर जनरल। तो ये तो आपका हो गया टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रिएसस इथोपिया के, ये तो DG हो गए। और जबकि उप महानिदेशक डिप्टी डायरेक्टर ये दो हैं, इसमें जेन एलिसन व सौम्या स्वामीनाथन हैं, ठीक है। इसमें जेन एलिसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सौम्या सोनिया स्वामीनाथन ये भारतीय मूल की हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह भारतीय हैं, ये भी कह सकते हैं। इसका क्षेत्रीय कार्यालय 6 है, 6, यहाँ पे मैंने 6 को नंबर में लिख दिया है। तो मैंने इसका रीजनल ऑफिसेस कितने होंगे? तो 6 होंगे, ठीक है। अब इसमें रीजनल ऑफिसेस में जैसे कोपेनहेगन में है डेनमार्क के, और फिर दिल्ली में भी है। तो इसमें इन सबको जो मुझे नहीं याद करना है या याद नहीं करवाना है, लेकिन इनमें दक्षिण पूर्व एशिया का, माने साउथ ईस्ट एशिया का हेड ऑफिस नई दिल्ली है। ओके, तो ये आप समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि WHO से संबंधित कोई अभी ये जो कोरोना का संकट चल रहा है, इसमें WHO पे बहुत सारे आरोप लगे थे कि उसने समय पर ये बात बताया नहीं, और वुहान से ये शुरू हुआ है, चीन के प्रभाव में है। इसलिए आप देखिएगा कि अमेरिका ने तो घोषणा कर दी WHO से अलग होने की, और तो इस सब तरह के कारण WHO अभी ये न्यूज़ में है और काफ़ी हाईलाइटेड है। इसलिए हमें इतने दूर तक तो कम से कम जानकारी रखनी ही चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि मैंने एक अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। देखिए, कई बार एग्जाम में होता है क्या कि बहुत फ्रेंडली क्वेश्चन में अमेरिका के राष्ट्रपति को तो सब लोग जानते हैं, दूसरी डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं पूछ करके उपराष्ट्रपति पूछ दिया। तो वो बच्चे सोचते हैं कई बार कि अरे यार, ओह, राष्ट्रपति तो याद किया हुआ है, उपराष्ट्रपति कैसे पूछ दिया? उपराष्ट्रपति तो बहुत फेमस नहीं है, लेकिन अमेरिका के संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट बनता है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। हालांकि हालांकि ये जो है नवंबर में चुनाव होने वाला है, और आप तो जानते ही हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो बाइडेन और ये आपका खुद डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार होंगे राष्ट्रपति के, जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो ये माइक पेंस तो एक होंगे ही। उसके अलावा कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, ये भी उम्मीदवार होंगी। इतना दूर तक तो आप अभी जान लीजिए फिलहाल।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में एक आगे लिबरल प्रिविलेज, ये एक पुस्तक है जो लिबरल प्रिविलेज, इस पुस्तक के लेखक हैं जूनियर ट्रंप हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये तो राष्ट्रपति हैं ही और जूनियर उनके बेटे हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है लिबरल प्रिविलेज, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अब हम लोग कृष्णा गोदावरी जल बंटवारा को लेकर तेलंगाना में विवाद है, ठीक है। तो खैर ये आपको तेलंगाना में विवाद है, ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच विवाद है, आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा है तेलंगाना भी, तो तेलंगाना भी इसमें विवाद में शामिल है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कृष्णा गोदावरी जल बंटवारा का विवाद ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बीच है। तो खैर इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपको खाली इतना जरूर जानना चाहिए, कृष्णा और गोदावरी का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जल बंटवारे को लेकर के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन सब में विवाद चल रहा है। उनमें से अलमाटी बांध पूछ चुका है पहले भी और अभी भी पूछा जा सकता है। ये अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी को जोड़ने का भी काम चल रहा है, ठीक है। ये दोनों बातें को आप आगे बढ़िए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट बढ़िए तो आप देखिएगा मरीन वन हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका का मरीन वन हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति उपयोग करते हैं इसका। और अभी आपको पता ही होगा कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी कोरोना हो गया था और वो हॉस्पिटल सैन्य चिकित्सालय में भर्ती थे और वहाँ से मरीन वन हेलीकॉप्टर से ही वो अपने वाइट हाउस लौटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये जो है इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ठीक है। NCW के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष प्रमुख हैं रेखा शर्मा। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत ने मजबूत जैव सुरक्षा फ्रेमवर्क की ज़रूरत बताई है, ठीक है। जैव सुरक्षा फ्रेमवर्क, आप बोलिएगा कि ये ऐसा क्यों हो सकता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो सकता है। हालांकि मैं कहूँगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब से वुहान से ये जो आपका कोविड-19 वायरस फैला है, तो इसमें चीन पे कई बार आरोप लग रहे हैं कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने के लिए भी ऐसा किया है, जानबूझ करके वुहान के टेस्टिंग लैब से इसे छोड़ा गया था, या जो कुछ भी कह लीजिए, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है। लेकिन इसलिए जैव सुरक्षा की माने बात चल रही है, बायो सेफ्टी की बात चल रही है कि आगे चल कर के कोई माने वायरस या बैक्टीरिया ये सब ना छोड़ा जा सके, जो देखिए आपको माने बायो वीपन्स होते हैं, माने जैव हथियार भी होते हैं जो मान लीजिए कि जो युद्ध के समय में छोड़े जाते हैं, इससे वायरस या बैक्टीरिया का प्रसार बढ़ा दिया जाता है और जानबूझ के दूसरे देश में कई बार देखिएगा बीमारी के प्रकोप से वो देश जूझने लगता है। तो ये सब बातें तो होती ही हैं, इसलिए हम लोगों को जैव सुरक्षा के लिए भी माने बायो सेफ्टी के लिए भी ज़रूरत माने अब भारत ने क्या कहा है, भारत ने कहा है कि मजबूत जैव सुरक्षा फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली को हम लोग कहते हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये IRS, तो ये विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज़ के देशों का ये रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसके महानिदेशक हैं
भारतीय हैं और वो डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी हैं। ठीक है, उसके बाद आइए केमिकल वेपन्स कॉन्फ्रेंस, आप कह सकते हैं CWC भी, केमिकल वेपन्स में बायो वेपन्स कॉन्फ्रेंस BWC यानी जैविक हथियार सम्मेलन 26 मार्च को हुआ था। तो ये आप याद रख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, मेरा तो काम है कि मैं आपको सारा बताता चलूँ। अगर जो 10% जो 1 पैसा भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको उसे बोलता चलूँ, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ब्लैक होल और आकाश गंगा की खोज के लिए रोजर पेनरोसे, एंड्रिया घेज, देखिए ये नाम याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि रोजर पेनरोसे, ठीक है, आप उसके बाद एंड्रिया घेज और रिनहार्ड गेजल को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया है। ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि ब्लैक होल और आकाशगंगा की खोज के लिए, तो आकाशगंगा अब देखिए कितने हैं भाई, दुनिया में लाखों हजारों लाखों आकाशगंगा हैं और उतने ही ज़्यादा ब्लैक होल हैं। तो ब्लैक होल को समझने के लिए या आकाशगंगा को समझने के लिए मुझे एक नया आपको बताना पड़ेगा, एक टॉपिक ही, और मैं इसके साथ साथ ज़रूर आपको ये आज मैं ब्लैक होल क्या होता है, आखिर में आकाशगंगा ये सब क्या है, और इससे संबंधित जो भी जानकारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको आज ही कल में मैं उसको अपलोड कर देना चाहूँगा। तो आप ब्लैक होल और आकाशगंगा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो ब्लैक होल और आकाशगंगा की खोज के लिए 3 वैज्ञानिक को, एक है रोजर पेनरोसे, ठीक है, एंड्रिया घेज और रिनहार्ड गेजेल को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने की है। एक बार ज़रा से देखिए, यहाँ पर मैं जानबूझ करके इतना दूर तक लेके चला हूँ कि ये मतलब भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है या शांति पुरस्कार की घोषणा कौन करता है, ये सब भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल्स फिर मैं एक नए वीडियो में मैं बात पकड़ूँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया था, और ये अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट की खोज किए थे। तो खैर इन सब बातों की मैं जिक्र करूँगा और उस समय मैं इसमें आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो अभी आप फ़िलहाल जो है यही जानिए कि पेनरोसे और घेज और गेजेल को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसकी घोषणा किया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं रोजर पेनरोसे, इनको ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, 3 आदमी को मिला है, तो तीनों को किस पर्पज़ के लिए मिला है? तो ब्लैक होल के लिए ये रोजर पेनरोसे को, और जर्मन वैज्ञानिक रिनहार्ड गेंजेल और अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रिया पेज को आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए दिया गया है। तो सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए दिया जा गया है। तब आप सोचिएगा ये सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? तो आप घबराइए नहीं, मैं अभी जस्ट उसको ख़त्म करूँगा तो आप तब तक समझ जाएंगे। ज्ञात हो कि तारकीय अवशेषों, तारकीय मतलब स्टार के जो अवशेष बच जाते हैं, जैसे श्वेत वामन तारा वाइट ड्वार्फ स्टार, उसके न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, इन सब जैसी चीज़ों को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यही कॉम्पैक्ट सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया पेज को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पता लगाया कि ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत संबंधी एक मजबूत प्रमाण है। सापेक्षता का सिद्धांत ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसे कहते हैं।
तो ये तो आप जान लीजिए। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो है ये ब्लैक होल की उत्पत्ति होती है, ये सब इसलिए क्योंकि ये सामान्यतः मैंने जनरली आप कहेंगे कि ये एक मजबूत प्रमाण है, स्ट्रॉन्ग मैंने आप एविडेंस है किसका भाई, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। स्टीफन हॉकिंग भी खगोल विज्ञानी थे। देखिए इसकी चर्चा बेशक नहीं थी ये आपको न्यूज़पेपर में, लेकिन फिर भी मैंने इसको समेट लिया इसलिए क्योंकि स्टीफन हॉकिंग अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये खगोल विज्ञानी रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि वो खगोल विज्ञानी थे और उनको 2018 में निधन हो गया। उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। वैसे भी अब दिया भी नहीं जा सकता है क्योंकि किसी को भी नोबेल पुरस्कार निधन के पश्चात नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आप ये भी याद रखिए कि स्टीफन हॉकिंग ये भी जो है खगोल विज्ञानी थे और इनका निधन 2018 में हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है ये अक्टूबर महीने का मैंने शुरू कर दिया है और अभी कुछ सितंबर का बाकी है। तो मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ कि अभी कुछ सितंबर का 2-3 मैं उसको वीडियो में अपलोड करूँगा। उसके बाद अक्टूबर को भी साथ साथ लेके चलना ज़रूरी है। तो इसलिए ये अक्टूबर महीने का चल रहा है। ठीक है, तो 8 देखिए एक इसका टॉपिक है चीन को रोकना कोरोना से ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैंने नहीं बोला है, ये बोले हैं जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। ठीक है, तो ये क्या है कि चीन को रोकना कोरोना से ज़्यादा ज़रूरी है। भैया टोक्यो में क्वाड देशों की दूसरी बैठक हुई। ठीक है, और इस बैठक में जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने चीन की हठधर्मिता रोकना माने कोरोना से निपटने से ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने ये बात कही। ठीक है, और इसमें आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मनमाने पर अंकुश के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान ये क्वाड समूह में कौन कौन देश हैं शामिल, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए एंड जापान। तो ये सब क्वाड समूह में शामिल हैं और ये मतलब ये एक ग्रुप बना रहे हैं ताकि चीन के हठधर्मिता को, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या आप कहेंगे इंडियन पैसिफिक ओशन एरिया में हो, तो उस ये सब जगह पे चीन के मतलब कि हठधर्मिता को जबरदस्ती को रोकना है। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए जो है आपने देखा ही कि क्वाड की दूसरी बैठक अभी जस्ट ये टोक्यो में हुई थी और ये जापान में है। ठीक है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में फेसबुक के सीईओ अजित मोहन हैं। ये फेसबुक के सीईओ, अरे भैया ये तो भारत की बात करें, भारत में भी जैसे हर देश में वो लोग अपना अपना सीईओ भी रखता है फेसबुक, तो भारत में फेसबुक के सीईओ अजित मोहन हैं। ऐसे तो आप जानते ही हैं कि फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी और ये सब डिटेल्स इसके बारे में, लेकिन अभी भारत में फेसबुक के सीईओ अजित मोहन हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इकलौता दुधवा नेशनल पार्क है। देखिए नेशनल पार्क भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी आप तो फिलहाल याद रखिए कि यूपी में अब इकलौता दुधवा नेशनल पार्क रह गया है। इसके अलावा भी जो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो आप तो जानते ही हैं उत्तराखंड में चला गया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। लेकिन अभी आप फिलहाल याद रखिए उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, एक इकलौता नेशनल पार्क है। और ये कहाँ है तो आप बोलिएगा लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, भारत में दुनिया में सबसे अधिक बाघ जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना की सफलता से हुआ है।
देखिए, अभी बाघों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। और ये ऐसा कैसे हुआ? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना हमारे देश में चल रही है। ये प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुई थी। तब से ये जो है बाघों के संरक्षण के लिए ये स्कीम चलाया गया था। और अब बाघों की संख्या विश्व में सबसे अधिक हमारे देश में हो गई है। ठीक है, गौरतलब है कि वन्य जीव संरक्षण सप्ताह गांधी जयंती से जुड़ा है। तो ये आपको याद रखना होगा कि पहले हफ्ते में, अक्टूबर के पहले हफ्ते को हम लोग वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, इसलिए ये बात लिखी गई है यहाँ पे, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह गांधी जयंती से जुड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक कर्तव्यों में से एक वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण भी शामिल है। अब देखिए, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, और उनका जितना हो सके इनरिच करना चाहिए, माने विकास करना चाहिए। तो इसके लिए ये किस में है? ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में है। आपको तो याद ही होगा कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। ये आपको मैंने पहले अपने पॉलिटी के वीडियो में बताया भी है, और उसको याद करने का तरीका ही बताया है। तो खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाईएसआर ये इसके प्रमुख तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। वाईएसआर के प्रमुख जो हैं वो जगन मोहन रेड्डी हैं, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS, ये भारत सरकार का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान है। भारत सरकार का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान है। तो आखिर में इसमें ऐसी क्या बात है जो हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए? तो ICJS, आप सिर्फ नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, ये रिटन एग्जाम में कई बार पूछ देता है ई गवर्नेंस क्या है। ठीक है, तो इसके तहत माने ये ICJS के तहत पुलिस, कोर्ट, कारागार माने जेल, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट माने फॉरेंसिक विभाग, इन सबको एक जगह लाया, माने एक सबको कंप्यूटर से जोड़ करके सबको एक ही जगह रखा जाएगा, माने एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, चाहे पुलिस का मामला हो या कोर्ट का मामला हो या जेल का मामला हो, इन सबको एक साथ कंप्यूटर से जोड़ने की योजना चल रही है। इसमें प्रोसिक्यूशन पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो देखिए, मैंने अभी जस्ट बोला था कि कंप्यूटर से, तो उसके लिए क्या किया गया है? प्रोसिक्यूशन पोर्टल की शुरुआत हुई है, जिसमें अपराध व अपराधियों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसमें क्या होगा कि जितने क्रिमिनल हैं और क्राइम हैं, उसका नेशनल लेवल पे एक नेटवर्क बन जाएगा। तो कोई भी अपराधी अगर कोई अपराध करके किसी दूसरे प्रदेश में चला जाएगा, तो उसकी भी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो इसलिए इसको राष्ट्रव्यापी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चलिए, खैर ये मेरा करेंट का ख़त्म हुआ, और मैं कहूँगा कि ये अक्टूबर महीने का शुरू हो चुका है, और आप तब तक जो है आप वेट कीजिए। ओके, बाय। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहूँगा। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हों, पर उसमें पब्लिसिटी कीजिए, और बच्चों को कहिए कि वो मैंने इसको सब्सक्राइब करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके फ्रेंड्स।